ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर मास नंबर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में वैसे तो हम लोग थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े हुए हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। चूँकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो सब कुछ पढ़ना ही रहता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर। देखें क्या है। पहली बात तो ये है कि जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। तो Z से लिखा हुआ है तो ये Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर या कैपिटल Z है वो क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि एक न्यूट्रल एटम में चूंकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। सो एटॉमिक नंबर को आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिख सकते हैं, और अगर वो एक न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। ठीक। सो ये तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब अगर ये एटम न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो एटॉमिक नंबर उसको भी कहा जा सकता है। ओके, तो ये तो समझे कि एटॉमिक नंबर क्या है। अब एटॉमिक नंबर के बाद थोड़ा सा इसके बारे में एक दो बातें सीख ले। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये जो एटॉमिक नंबर है इसे हम लोग प्रोटॉन नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, इट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन नंबर भी बोल देते हैं। फिर लिखा हुआ है फिर क्या है कि न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या यूं कहें कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं होगा तब क्या होगा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो वही जो भी हम लोग पहले समझ रहे थे कि न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एटॉमिक नंबर का जो डेफिनेशन है उसका बेसिस प्रोटॉन है, ना कि इलेक्ट्रॉन, है ना। इस बात को चलो हम लोग लिख ही लेते हैं। ऐसे लिख लेंगे कि फंडामेंटल, आप भी लिखेंगे फंडामेंटल बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इस प्रोटॉन, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। इस प्रोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। ध्यान से इस बात को याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर के लिए प्रोटॉन देखने पड़ते हैं। वो तो एक बाई चांस की बात है, चूंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम हो जा रही है, इसलिए जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सोचो अगर कोई न्यूट्रल एटम ना हो, चार्ज्ड हो जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे, अभी हम लोग आगे करेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा प्रोटॉन काउंट करना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वही आपके लिए एटॉमिक नंबर का काम करते हैं। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर है कि भाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। ये तो सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहते हैं। तो न्यूट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं रहता है, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो केवल और केवल प्रोटॉन के चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर समझ में आ गया।
एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स इट। ठीक, इसी को क्या बोलोगे? प्रोटॉन नंबर। फिर क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो जाएगा, बट बेसिक डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो था अपना एटॉमिक नंबर। अब इसी में सेकेंड पार्ट है मास नंबर। देखें, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? कैपिटल जेड से। यहाँ पर क्या हो गया? कैपिटल ए। तो फॉर एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जेड, या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं इसको। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास उस एटम का या उस एलिमेंट का मास नंबर आ जाता है। अब इसके बारे में भी दो तीन बातें हैं छोटी छोटी। पहली बात कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, हम लोग ऑलरेडी रदरफोर्ड वाले में। फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चूंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग कलेक्टिवली एक और नाम इनको दे दिया है, विच इज न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस से बना न्यूक्लियॉन्स। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इसमें न्यूक्लियॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होते हैं। न्यूक्लियस में केवल और केवल कौन कौन दो लोग रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये तो था तुम्हारा मास नंबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का समेशन। अब बढ़ते हैं आगे और एक दो बातें समझते हैं मास नंबर में। देखो, पहली बात, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखें, जो मास नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो लगभग इक्वल रहता है एटॉमिक मास के। अब आप कहें सर ये क्या बात हुई? ये हम लोग ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, वीडियो लेक्चर पर आप चाहें तो देख सकते हैं। एटॉमिक मास जो है वो लगभग मास नंबर के इक्वल रहता है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं रहता है। द बेसिक डिफरेंस क्या है? मास नंबर तो हम लोग अभी पढ़े कि मास नंबर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का समेशन है, तो वो तो एक होल नंबर आएगी। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि भाई, जैसे हम कहें, अगर कहा जाए, एक एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ, जरा देखें क्या ये बात बनेगी। हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दिया 3.69। फिर कहें कि भाई चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख देते हैं 2.98। ये कोई बात है? ये तो नहीं हो पाएगा ना। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन है वो तो एक होल नंबर होगा ना। 4, 5, 6, 10, 50 इस तरह से लिखना होगा हमें। तो मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर्स का समेशन आएगा। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो एक होल नंबर नहीं होता है, वो डेसिमल के 5-6 डिजिट तक आगे चलते रहता है। जितने डिजिट आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और एटॉमिक मास एक्चुअल क्या होता है, यू कैन रिफर टू मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक मास, मोलर मास, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं। सो मास नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मास नंबर लगभग एटॉमिक मास के इक्वल रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हमें याद रखनी चाहिए। देखो कैसे, ये भी हम लोग बेसिकली कवर कर ही लिए हैं, बट फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं। अगर हम जगह थोड़ी कम है, फिर भी मैं लिख देता हूं। अगर हम मास नंबर को लिखते हैं AMU में, तो दैट इज योर एटॉमिक मास, यानी एक एटम का मास। और अगर हम मास नंबर को लिखते हैं ग्राम में, तो दैट इज योर मोलर मास, यानी कि एक मोल एटम का मास। ठीक,
तो ये बातें भी हम लोग बहुत डिटेल में ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखें भाई क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मास तो नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स है नेग्लिजिबल मास, सही बात है, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास से नेग्लिजिबल रहता है ऑलमोस्ट, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लगभग बराबर होते हैं, प्रोटॉन का थोड़ा सा छोटा होता है न्यूट्रॉन से। अच्छा, तो चूंकि अब इस एटम में तो कौन कौन सी चीजें हैं, अगर हम एक एटम की बात करें तो हमारे एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो तीनों हैं, एक तो प्रोटॉन है, फिर दूसरा न्यूट्रॉन है और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन है। इन तीन से मिलाकर अपना एटम बना। अब इन तीन में ये बेचारा जो प्रोटॉन है इसका मास हो गया लगभग 0, तो जो ओवरऑल मास रहा वो किन दो मेंबर्स के चलते रहा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के चलते। तो वही लिखा हुआ है, आपको भी नोट करना है, मास ऑफ एन एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि एटम का जो मास है उसमें मेनली किसका कंट्रीब्यूशन रहता है, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, या न्यूक्लियॉन्स का ऐसे भी कह सकते हैं, या न्यूक्लियस का ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक एटम का जो मास है उसमें ऑलमोस्ट सारा कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियस का ही होता है, क्योंकि बाहर तो न्यूक्लियस के है इलेक्ट्रॉन और उसका मास बेचारे का बहुत कम होता है, तो वो जो है कोई विशेष कंट्रीब्यूशन ओवरऑल मास में नहीं कर पाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आया, ये तो समझ लिए कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक एलिमेंट के लिए, ये भी समझना जरूरी है। तो मान लिया कि एक एलिमेंट है कैपिटल एक्स, कंसीडर एन एलिमेंट कैपिटल एक्स। अब ये कैपिटल एक्स बना दिए, तो मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे ए से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे जेड से। तो इस तरह से लिखा जाता है। ये बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, नीचे लिखना है हमेशा एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखना है हमेशा मास नंबर। ठीक, तो ये है आपका एलिमेंट कैपिटल एक्स, ये है कैपिटल ए मास नंबर, और ये है कैपिटल जेड एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन कि मास नंबर को कहाँ लिखना है और एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखना है। जैसे एग्जांपल देख लो नीचे, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन का मास नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और उसका मास नंबर 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और उसका मास नंबर भी 1। अब देखें, एक बात और समझें, हाइड्रोजन जो है एक यूनिक एटम है हैविंग नो न्यूट्रॉन्स। ये बेचारा ऐसा इकलौता है जिसके पास, अगर न्यूक्लियॉन्स की बात करें, हाइड्रोजन का अगर कोई आपसे कहे कि इसके न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन लोग हैं, तो आप कहेंगे सर बस अकेला एक प्रोटॉन। क्या है इसके न्यूक्लियॉन्स में? केवल इकलौता प्रोटॉन है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर देख रहे हो 1 लिखा है, मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, और ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो इसका Z हो गया 1। A कितना हुआ? A क्या होता है? यानी कि मास नंबर, मास नंबर में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो उसके लिए 0, और प्रोटॉन है तो केवल 1। तो ये एक ऐसा इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका Z और A दोनों कैसा आता है? सेम, क्योंकि Z में तो प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर तो A में भी केवल और केवल प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ A एंड Z। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये हमने अभी सीखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखें कुछ और एग्जाम्पल्स जिससे कि और पक्का हो जाए ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो ये आपने 4 एग्जाम्पल देख रहे हैं सामने। सो फर्स्ट इज नाइट्रोजन, कैल्शियम, यूरेनियम एंड सोडियम। नाइट्रोजन, कैल्शियम, यूरेनियम एंड सोडियम। नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7 एंड मास नंबर इज 14।
Calcium atomic number is 20, mass number is 40. Uranium mass number is 238 and atomic number is 92. Sodium is again mass number is 23 and atomic number is 11. अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की। तो सबसे पहले तो हमें प्रोटॉन लिख लेना चाहिए, क्योंकि सारे का एटॉमिक नंबर पता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन लिख दिए। अब बात है कि इनमें से कोई भी एटम पर ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब हो गया कि जितने होंगे प्रोटॉन उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन। तो एज इट इज कॉपी कर देना है, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। अब बात आती है न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स में क्या समझे, मास नंबर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। क्यों? क्योंकि जो मास नंबर होता है दैट इज समेशन ऑफ दीज टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हमें न्यूट्रॉन्स बताना है तो हम मास नंबर में प्रोटॉन्स को हटा देंगे तो अपने आप ही न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, है ना। तो मास नंबर 14 में से प्रोटॉन हटाइए तो इसके न्यूट्रॉन मिले, फिर 40 में 20 निकालिए तो फिर से न्यूट्रॉन्स मिले, फिर 238 में 92 निकाल दीजिए तो न्यूट्रॉन्स मिल गए, फिर 23 में 11 हटा दीजिए तो न्यूट्रॉन्स मिल गए। तो आप इस तरह से कोई भी एटम अगर हमारे पास है और उसकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डायरेक्टली क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाता है। वो अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर उसमें न्यूट्रॉन्स की बात करी जाए तो उसके लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो समझ लिए कि भाई किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे बताते हैं। अब जरा मॉलिक्यूल में भी देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन फॉर मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताने का क्या तरीका है। तो जैसे हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2। इसका पूरा नाम क्या हो गया, ये जो मॉलिक्यूल हुआ ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2। अब इस CO2 में देखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो देखो क्या तरीका है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए सेम तरीका वैलिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा कि ये मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलके बना है उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या क्या हैं। तो आपने देख लिया भाई, एक तो कार्बन है तो 6C12 है, और ऑक्सीजन है तो 8C16 है। यानी अब जब इंडिविजुअल एटम्स के बारे में जानकारी है तो अब आप क्या करिए, सबके एटॉमिक नंबर को ऐड करिए और फिर सबके मास नंबर को ऐड करिए। तो सम ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है और ऑक्सीजन चूंकि 2 है तो 8 into 2, सो सम ऑफ एटॉमिक नंबर इज 22। नाउ समेशन ऑफ द मास नंबर, सो कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 16। चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो 16 into 2 दैट इज 44। सो हमारे पास अब सभी एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स का सम आ गया। अब हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो तो एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता है। तो सभी एटॉमिक नंबर्स का जो समेशन आया है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। सो दिस इज 22। चूंकि ये मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, सो अगेन दैट इज ऑल्सो 22। अब बात करी जाए न्यूट्रॉन्स की, तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ओवरऑल मास नंबर इज 44 और इसमें टोटल एटॉमिक नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर फिर अगेन 22 आ गया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर ही आ जा रही है, सब 22 है। लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग भी हो जाए, है ना। तो इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं कि it is not necessary that
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। बोथ में बी डिफरेंट ऑल्सो, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए, ये तो डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसका मास नंबर क्या है। न्यूट्रॉन्स बताने हैं तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं। वही बात मॉलिक्यूल्स के साथ है, अब टोटल मास नंबर में टोटल एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सो दिस वाज योर मॉलिक्यूल CO2 का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखे। एक और कर लेते हैं, NaOH अगेन। अब NaOH को देखें तो यहाँ पर इस NaOH का नाम लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका भी नाम लिख लो। ये छोटे छोटे नेमिंग्स वगैरह भी ना धीमे धीमे आप याद रखेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ओके। अब ये देखो NaOH किन किन से मिलके बना, तो जैसे CO2 में 2 ही एटम थे, यहाँ 3 दिख रहे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज सोडियम, सेकेंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज हाइड्रोजन। अब ये सोडियम के बारे में हम जानते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर 11 और 23। ऑक्सीजन के विषय में भी जानते हैं 8 और 16, और हाइड्रोजन के बारे में भी जानते हैं 1 और 1। तो सम ऑफ एटॉमिक नंबर सबका सम कर दिए, तो 11 हो गया, 8 हो गया, 1, सो दिस इज 20। सम ऑफ मास नंबर, सारे मास नंबर्स को ऐड कर दिए, तो अब टोटल मास नंबर और टोटल एटॉमिक नंबर आ गया। चूंकि न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होने, विच इज 20। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करी जाए तो मास नंबर में आप एटॉमिक नंबर सबट्रैक्ट कर दीजिए, अगेन 20। ठीक, तो यहाँ भी क्या हुआ कि न्यूट्रॉन्स जो है बराबर ही हो गए, बट ध्यान रखेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक, ओके। सो विद दिस हम लोगों ने एटम्स और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखा। लेकिन अभी तक जो भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं वो सभी एटम देखें या मॉलिक्यूल देख लें, कोई चार्ज वार्ज नहीं था उस पर। ठीक, अब मान लेते हैं कि अगर नेट चार्ज नॉन जीरो हो गया, मतलब चार्ज है, जीरो नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि एक नया टर्म यहाँ पर आ जाएगा विच इज कॉल्ड आयन। तो आयन क्या होता है भाई? ION। तो अगर एटम्स और मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज नॉन जीरो हो, यानी कुछ ना कुछ चार्ज अवश्य हो, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आयन में। अब सवाल हुई कि आयन कैसे बनता है। देखो कैसे बनता है। तो आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट और रिलीज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या रिलीज करे, बाहर निकाले या एक्सेप्ट करे, तो आयंस बन जाते हैं। अभी हम लोग और आगे पढ़ें कैसे बनते हैं। अब इसमें एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, आयन कैसे बना। हमने पढ़ा कि आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल वो क्या करता है, एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या बाहर निकाले, तो बन जाता है आयन। अब इलेक्ट्रॉन्स अंदर बाहर हो रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर बाहर नहीं हो रहे हैं। अंदर बाहर कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक्सेप्ट या रिलीज इलेक्ट्रॉन हो रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या आयंस बनने से चेंज नहीं होती है। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑब्लिक प्रोटॉन्स रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयन। अंदर बाहर कौन कर रहा है? ये जो इन आउट है आयन में, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का कारस्तानी है। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नहीं जाना है, वो जितना था उतना ही रहेगा। तो आपको ये बात ठीक से याद रखनी है कि जब हम एटम या मॉलिक्यूल से आयन बनाते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों?
क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, वो बाहर जाएगा या फिर अंदर आएगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा आयन। अब इस पे थोड़े से एग्जाम्पल भी कर लेते हैं तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा, या थोड़ा सा और जरा आयंस के बारे में समझ लिया जाए। देखो, हमने अभी समझा कि चार्ज होता है, तो चार्ज तो भाई दो तरह की पोलैरिटी होती है, तो प्लस चार्ज भी होता है और दूसरा माइनस चार्ज भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, मतलब आपने कुछ नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया। तो जब नेगेटिव चार्ज निकल गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस एटम या मॉलिक्यूल पर अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो उस पर कोई चार्ज ही नहीं था, आपने उससे माइनस बाहर कर दिया तो अपने आप प्लस आ जाएगा उस पर, है ना। चूंकि इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर कोई न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें हमने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों की संख्या कैसी रहती है, सेम रहती है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्रोटॉन्स की संख्या क्या हुई, बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स बेचारे कम हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वही बात क्या हुआ, अब इसका उल्टा कर दिए। एक था अपने पास न्यूट्रल एटम जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स थे बराबर बराबर। अब आपने क्या किया, अब वो जो एटम और मॉलिक्यूल था उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो पहले तो संख्या बराबर थी, अब नए इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स का पड़ला भारी हो गया, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो कम हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज़्यादा हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई। तो नेचुरली क्या बना, फिर एनायन बना। तो अब ये दो नाम हो गए। फर्स्ट इज कैटाइन। कैटाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कैसे याद रखोगे, कैटाइन का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज। कैटाइन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो ठीक से याद रखना है कि दो तरह के आयन होते हैं, कैटाइन और एनायन। कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंक दिए, और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए तभी तो संख्या ज़्यादा हुई। अच्छा, अब देखो क्या है, किसी भी एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम आपसे पूछें, जैसे आपको कैटाइन में पूछा जाए कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, तो आप कैसे बताओगे? थोड़ा हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वैसे तो आगे भी है। जैसे हमने कहा कि भाई Na+ एक एग्जाम्पल, कैटाइन है Na+। अब इस Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे आ जाएगी, एक यूनिट प्लस चार्ज है तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पूछा गया कि अब कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इस Na का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है बच्चों, 11। तो जब न्यूट्रल था तो 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, एक यूनिट का प्लस चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई आपकी, 10। तो किसी भी एनायन में अगर वो कैटाइन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर में से चार्ज घटा दोगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, है ना। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ऐसे ही नेगेटिव, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा O2-, तो अब इसमें पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो शुरुआत में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसकी एटॉमिक नंबर के बराबर, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 8। अब 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशनल आ गए तो हो गया 10। तो ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब देखिए कई बुक्स में इस चार्ज के टर्म में लिखा जाता है, बट आप सिंपल क्या याद रखिए कि Na+ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो शुरुआत में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसकी एटॉमिक नंबर के बराबर विच आर 11, और 1 यूनिट का प्लस चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10। ऐसे यहाँ पे O2- शुरुआत में एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, तो ये हो गया 8। 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, ठीक। अच्छा, इसको चार्ज के टर्म में कैसे लिखा हुआ है, अगर किसी भी आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो एटॉमिक नंबर में चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एटॉमिक नंबर में चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दिए, या एक काम ऐसे करते हैं नीचे वाले में भी हम लोग चार्ज ही को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बट साइन के साथ, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चों, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ओके, ये तो समझ गए इलेक्ट्रॉन कैसे बताते हैं, लेकिन चार्ज के टर्म में भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे लिखा जाता है, उससे भी अपना काम चल जाएगा। देखो आप सिंपल याद रखिए कि अगर किसी भी एटम, किसी भी आयन, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, अगर हमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप क्या करिए, एटॉमिक नंबर में चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बट इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो चार्ज होगा वो साइन के साथ लिखा जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। जैसे Na+ था तो 1 यूनिट चार्ज था, प्लस का चार्ज था तो 11 में से 1 घटा दिए। ये जो आप देख रहे हैं O2- है, तो O2- में अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशन से देखें तो 8 इज एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। चार्ज कितना है, -2, तो यहाँ भी कितना हो गया, 10 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो चार्ज को क्या करना है, साइन के साथ लिखना है। तो चार्ज के टर्म्स में भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर तो क्या है, सिंपल आप देखिए, जितने यूनिट का नेगेटिव चार्ज यानी उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जितने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो उससे भी आपको पता चल जाएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कैसे लिखें इसको, ऐसे लिख लेते हैं, कैटायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फिर एनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज आया उतने इलेक्ट्रॉन हमने एक्सेप्ट किए। बस इतना भी ध्यान रखने से हो जाएगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, अभी O2- वाला तो पीछे कर ही लिए हैं, फिर से एक बार देख लो। हमारे पास शुरुआत में सबसे पहले तो आयन हो चाहे कुछ भी हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे तो फर्क पड़ना नहीं है। सबसे पहले यही काम करो, न्यूट्रॉन लिख लो, प्रोटॉन लिख लो। न्यूट्रॉन हो गया एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन हो गया आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विच इज 8। अब बात आई इलेक्ट्रॉन्स की, तो चूंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए, तो शुरुआत में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन के बराबर यानी कि 8 थे। अब कितने इलेक्ट्रॉन आपने एक्सेप्ट कर लिए, तो कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट, तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो कुल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए।
ऐसे ही N3 माइनस, तो नाइट्रोजन का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर मास नंबर हमें मालूम होना चाहिए, जो कि जनरली याद रहता है, तो 7 और 14। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, तो एटॉमिक नंबर यानी 7, और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 14 माइनस 7, दैट इज अगेन 7। अब 3 माइनस है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए न्यूट्रॉन ने कितने, 3। जितने यूनिट का चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या रिलीज, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो शुरुआत में जब ये न्यूट्रल था तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। अब 3 बाहर से आ गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 10। अब Na प्लस की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 में से 11 घटा दो तो 12 हो गया। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, शुरुआती इलेक्ट्रॉन है 11, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स अगेन 10। तो ये तीनों देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए कि नहीं हो गए, ये एक बाई चांस है, मैं आपको समझा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, लेकिन देखो तीनों में 10 हो गया। तो वो जो आइसो, अच्छा अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, ओके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगी ये। दिस इज द 4th लेक्चर, 5th वीडियो और 5th लेक्चर यू विल स्टडी अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी तो सिंपल एटम्स में हम आयन बना रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, थोड़े मॉलिक्यूल्स वाले आयन देख ले रहे हैं। तो जैसे एक आयन आप देख रहे हो सल्फेट, जिसका नाम है इट इज SO4 2-। सल्फेट आयन मीन्स SO4 के ऊपर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये 2- केवल O के ऊपर नहीं है बच्चों, ये ओवरऑल इस सल्फेट के ऊपर है, कंप्लीट SO4 के ऊपर 2- है। ऐसे एक नीचे आप देख रहे हो आयन विच इज PO4 और ऊपर 3-, सो दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट। तो ये जो सल्फेट है इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो सल्फर में क्या है 16। अब देखो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है, तो इस आयन में जो जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सब का आपको क्या लिखना होगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन था तो उसको लिख लिए। तो सल्फर और ऑक्सीजन में आपको पता हो गया कितने प्रोटॉन्स हैं और उससे न्यूट्रॉन्स भी आ जाएगा। कैसे, तो प्रोटॉन्स की कुल संख्या अगर पूछी जाए इन दिस आयन, तो सल्फर के प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स, तो सल्फर में कितने प्रोटॉन है भाई 16, ऑक्सीजन में कितने हैं 8, बट 4 ऑक्सीजन के एटम हैं यहाँ पर, तो 4 × 8, सो दिस इज टोटल 48 प्रोटॉन्स। अब पूछा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ एटॉमिक समेशन ऑफ मास नंबर लिखना होगा। तो सल्फर का 32 हो गया और ऑक्सीजन का 16 × 4, और उसमें से हम ये हो गया ओवरऑल मास नंबर, इसमें से समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर देने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है, तो वो हो गया 48। अब पूछा गया इलेक्ट्रॉन, तो जब ये न्यूट्रल था तो कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बराबर विच इज 48। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एडिशनल आ गए, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज था तो 2 ऐड कर दिए, तो आंसर हो गया 50। सिमिलरली विथ फॉस्फेट, फॉस्फेट में सबसे पहले लिखो प्रोटॉन्स, तो फॉस्फोरस में 15 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन में 8, तो 4 ऑक्सीजन थे, 8 × 4 47 आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स समेशन ऑफ मास नंबर कर लीजिए 31 + 16 × 4, और उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल देते हैं, तो 48 हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बात आई इलेक्ट्रॉन्स की, तो जब ये न्यूट्रल था तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन के बराबर यानी कि 47, 3 यूनिट माइनस यानी 3 इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा, सो दिस इज +3 दैट इज 50. So with this it's completely over for atomic number, mass number, number of electrons, protons, neutrons, ion, cation, anion, atom, molecule, सब खत्म. So thanks for studying, and this is lecture 4
ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। वी विल मीट अगेन इन लेक्चर 5। उसमें हम लोग आइसो सीरीज पढ़ेंगे ना। जो आपका लेक्चर 5 है छोटा सा है 20-25 मिनट का, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसो सीरीज। आइसो सीरीज क्या होता है, जब लेक्चर पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे। थैंक यू बच्चों।